तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक की, मंगोल साम्राज्य की। ये शब्द हैं चंगेज खान के, या कम से कम माने तो जाते हैं। और सोचिए, ये शब्द अपने आप में कितनी दहशत पैदा करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ डर और तबाही की है, और इसने सदियों तक दुनिया को खौफ में रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या इस क्रूरता के पीछे, इस विनाश के पीछे कोई और हकीकत भी छुपी है? कहीं हम सिर्फ एक ही पहलू तो नहीं देख रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि मंगोल साम्राज्य की बात करना अपने आप में एक पहेली को समझने जैसा है। और ये पहेली है क्या? वो ये है, एक तरफ हैं यायावर लोग, मतलब घुमंतू कबीलों में रहने वाले, जिनकी सामाजिक बनावट बहुत सीधी सादी होती है। और दूसरी तरफ है एक साम्राज्य जो एक जगह बसा होता है, जिसका प्रशासन बहुत पेचीदा होता है, जिसका इलाका बहुत बड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो बिल्कुल तेल और पानी को मिलाने जैसी बात हो गई, है ना? लेकिन देखिए, उन्होंने यही नामुमकिन मुमकिन कर दिखाया। मंगोलों ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वो इतिहास का सबसे बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भूमि साम्राज्य था। मतलब इतना बड़ा कि उसके सामने सिकंदर महान की जीत भी थोड़ी फीकी लगने लगती है। तो फिर सवाल वही है, अगर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया तो उनकी पहचान सिर्फ एक लुटेरे और वहशी झुंड की क्यों बनी? चलिए अब इस पहलू पर आते हैं कि वो लोग जो बसे हुए थे, जो खुद को सभ्य कहते थे, वो मंगोलों को किस नज़र से देखते थे। जरा इस बयान को सुनिए। ये 1220 में बुखारा शहर की तबाही से बचे एक इंसान के शब्द हैं। वो आए, उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, जला दिया, मार डाला, लूटा और चले गए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये मंगोलों के हमले की क्रूरता और उनके तरीकों को दिखाते हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरी तरह से सफाया करने जैसा था। उस दौर के लोगों के लिए ये कयामत से कम नहीं रहा होगा। और ये डर कोई एक दो दिन का नहीं था। स्टेपी के इन हमलावरों का खौफ इतना गहरा था, इतना पुराना था कि चीन के शासकों को दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक बनानी पड़ी, चीन की महान दीवार। सोचिए, ये दीवार सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है, ये उस डर का सबूत है जो मंगोल और उनके जैसे दूसरे घुमंतू कबीले लोगों के दिलों में पैदा करते थे। तो ये जो शब्द है बर्बर या बारबेरियन, ये आया कहाँ से? असल में इसकी जड़ें ग्रीस में हैं। वो लोग जो उनकी भाषा नहीं बोलते थे, उन्हें बारबरोस कहते थे, क्योंकि उनकी भाषा बस बर्बर जैसी लगती थी। और धीरे धीरे इस शब्द से क्या क्या नहीं जोड़ा गया कि ये लोग बच्चों जैसे हैं, क्रूर हैं, आलसी हैं, लालची हैं। मतलब साफ है, ये अपने आप को बेहतर और दूसरों को नीचा दिखाने का एक तरीका था। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहर वालों की नज़र। अब एक काम करते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए मंगोलों की दुनिया में चलते हैं और उनकी असल जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। ये है वो जगह, ओनोन नदी के पास के मैदान। यहीं पर चंगेज खान का जन्म हुआ था। यही वो दुनिया है जिसने मंगोलों को बनाया। दूर दूर तक फैले मैदान, एक कठोर लेकिन साथ ही खूबसूरत जमीन जो शहरों की भीड़भाड़ और खेतों से कोसों दूर थी। तो उनकी दुनिया थी कैसी? वो लोग पशुपालक और शिकारी थे। शहरों की जगह उनके घर थे गैर, यानी तंबू, जिन्हें वो अपने जानवरों के साथ लेकर घूमते थे। अब जाहिर है, वहाँ कोई बड़े बड़े खेत या शहर तो थे नहीं, और मौसम इतना सख्त था कि जो थोड़े बहुत संसाधन थे उनके लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसीलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए उन्हें चीन जैसे बसे हुए पड़ोसियों से व्यापार और कभी कभी लूटपाट पर भी निर्भर रहना पड़ता था। मतलब उनका समाज सर्वाइवल के लिए बना था, ये कोई बेमतलब का झुंड नहीं था। तो फिर ये अलग अलग कबीले जो आपस में ही लड़ते रहते थे, वो अचानक दुनिया जीतने वाली एक ताकत कैसे बन गए? जवाब है एक सोच, एक बहुत ही ताकतवर सोच। और वो सोच इस चेतावनी में झलकती है जो चंगेज खान के पोते ने फ्रांस के राजा को भेजी थी। आसमान में सिर्फ एक हमेशा रहने वाला आकाश है, और धरती पर सिर्फ एक मालिक, चंगेज खान। समझिए, ये सिर्फ लूटमार की बात नहीं थी। चंगेज खान का मानना था कि ऊपर वाले ने, या जिसे वो शाश्वत आकाश कहते थे, उसे पूरी दुनिया को एक करने और उस पर राज करने का हुक्म दिया है। बस इसी विश्वास ने उनकी जीत को एक मकसद दे दिया और उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जैसे कोई रोक नहीं सकता था। और यहीं हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर, सवाल इतिहास लिखने वालों का। आखिर ये बर्बर वाली छवि इतनी मजबूती से आज तक क्यों चिपकी हुई है? इसका जवाब असल में बहुत सीधा है। देखिए, मंगोलों ने खुद अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उन लोगों के लिखे टेक्स्ट से आता है जिन्हें मंगोलों ने जीता था।
चीनी, फारसी, अरबी, रूसी, मतलब सबके सब वो लोग थे जो मंगोलों से हारे थे। अब जरा सोचिए, अगर किसी की कहानी सिर्फ उसके दुश्मन सुनाएं तो वो कहानी कैसी होगी? जाहिर है वो डर और नफरत से भरी होगी, है ना? और यही हुआ। इन सभी सोर्सेज में मंगोलों की एक ही तस्वीर मिलती है, स्टेपी के लुटेरे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस इतिहास को हम सच मानकर चलते हैं वो असल में एक तरफा है, और ये बात हमें उस सीधी साधी कहानी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जो उन्हें सिर्फ वहशी लुटेरे बताती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कितना इतिहास हारे हुए, डरे हुए पड़ोसियों द्वारा लिखा जाता है? जब हम मंगोलों के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हम वाकई उनकी कहानी जान रहे होते हैं, या फिर हम उन लोगों का डर और उनकी नफरत पढ़ रहे होते हैं जो उनके रास्ते में आए?